हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम शिवराज ने राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद पर सौगातों की झड़ी लगाई। विधायकों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया। साथ ही विधायकों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाते हुए 50 लाख रुपए करने की घोषणा की। कहा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब 50% अंक शारीरिक दक्षता के होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भूमाफिया पर लगातार कार्रवाई कर रही है। भूमाफिया से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई। इस जमीन पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कोविड काल के बिजली बिल माफ करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने बिलों का भुगतान कर दिया उनकी राशि अगले बिलों में समायोजित की जाएगी। इससे प्रदेश के 48 लाख बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। सीएम शिवराज ने किसानों को भी राहत देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान किसानों की कर्जमाफी नहीं होने से जो किसान डिफाल्टर हो गए उनके कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। गलत बहिष्कार करते हैं, मैं आश्वस्त हुआ। विधायक निधि बढ़ा के 2 से 3 करोड़ कर दी जाएगी। 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का लगभग 6,400 करोड़ रुपया माफ कर दिया जाएगा। ये बिजली के बिलों की उनसे अब वसूली नहीं होगी कि जो डिफाल्टर हो गए इस चक्कर में कि हमारा कर्जा माफ हो जाएगा, उनके ऊपर कर्ज के ब्याज का जो बोझ है वो बोझ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उतारने का काम करेगी। भाई, विधानसभा के बजट सत्र में सीएम शिवराज सिंह चौहान की डिफाल्टर किसानों और बिजली बिल माफी की घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज की घोषणाएं 18 साल से सुन रहे हैं, जो केवल घोषणाओं तक ही सीमित हैं, लेकिन वो उसको पूरा करें, इसके बाद फिर कोई नया दावा करें। कमलनाथ ने सदन से गैर हाजिर रहने वाले सीएम के बयान पर भी जवाब देते हुए कहा कि सदन में क्या शिवराज की झूठी घोषणाएं देखने जाएं। उमा भारती के शराब की दुकान में तोड़फोड़ पर कमलनाथ ने कहा कि उमा भारती का स्टाइल है, लेकिन उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता। तो बहुत सारे ऐलान किए हैं, बहुत सालों से ऐलान किए हैं, क्रियान्वयन हो तब बात करेंगे। ये सब कहने की बातें, कितनी चीजें कही हैं इन्होंने 18 साल में। जब क्रियान्वयन होगा, 100% क्रियान्वयन होगा, तब बात करेंगे। और हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे साथ में। सुधीर, बताएं, आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए और इस बात का जिक्र विधानसभा के अंदर भी उन्होंने किया जब कांग्रेस के विधायकों ने कुछ सुझाव मुख्यमंत्री को दिए थे और उनको मंजूर करने के बाद मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि आज वो पूरे मूड में हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर उन्होंने जरूर तंज कसा कि उन्हें 2 घंटे के भाषण के बाद भी मजा नहीं आया, पर लेकिन ये 2 घंटे का जो भाषण था इसके अंदर कई ऐसी बातें थी जो प्रदेश की जनता के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, प्रदेश के जो विधायक है उनके लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और कई सौगातों की झड़ी अगर कहना होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण के अंदर लगाई, तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर भले ही अगले सालों पर, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण से ये लगा कि शायद इसी साल से जनता को सौगात देने की तैयारी बीजेपी सरकार कर रही है और अब से एक मजबूत आधार चुनाव में जाने का बीजेपी की सरकार की ओर से तैयार किया जा रहा है। लिहाजा प्रदेश की जो करोड़ों की जो आबादी है उसमें अगर कहें कि कम से कम 1.5-2 करोड़ की आबादी को आज के भाषण के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जरूर अपने भाषण से जरूर कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि एक मजबूत आधार तैयार किया है। 4 ऐसी बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा के अंदर की गई थी जिसका लाभ प्रदेश की जनता को, प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको, किसानों को और प्रदेश के विधायकों को मिलेगा। सबसे बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की बिजली के जो बिल थे उनकी माफी को लेकर रही। कोरोना काल में जिन लोगों के बिजली के बिल आए थे, लगभग 88 लाख ऐसे परिवार हैं, 88 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बिजली के बिलों को माफ करने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया, जिसमें जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा
किया है उनको भी राहत देने की कोशिश की गई है। आज अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने बिजली का बिल जमा किया है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें, उनके भी बिल जो है आने वाले बिलों में समाहित किए जाएंगे, यानी कि प्रदेश की 88 लाख जो परिवार है उनको लाभ देने की कोशिश बिजली माफी के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। एक बड़ा ऐलान प्रदेश सरकार का, जिससे 6000 करोड़ का भार मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर आएगा। इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान, किसान कर्ज माफी को लेकर जब कांग्रेस के विधायक लगातार मुख्यमंत्री को टोक रहे थे तो उसी समय मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं जो डिफाल्टर हो चुके हैं उनके अतिरिक्त ब्याज की अदायगी प्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो किसानों को डिफाल्टर होने के चलते कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, चाहे हम बीज की बात करें या फिर खाद की बात करें। सोसाइटियों के माध्यम से जो सुविधाएं किसानों को मिलती है, डिफाल्टर होने के चलते ये सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी, और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल किसानों की नब्ज को जाना बल्कि उनको राहत देने की एक बड़ी पहल आज विधानसभा के माध्यम से इस घोषणा के बाद में की है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो पिछले चरण में थी, जो अभी फिलहाल बंद मानी जा रही थी, उसको फिर से चालू करने का ऐलान मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर किया गया। इसके अलावा जो प्रदेश की एक फ्लैगशिप योजना जिसको कहा जाता था 2008 के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार 3 बार बनाने में जिस योजना का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, लाडली लक्ष्मी योजना, उसके पार्ट 2 की शुरुआत करने की बात भी आज विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। पर लेकिन सबसे बड़ा ऐलान जो किया गया वो मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए किया गया। पुनीत लंबे समय से मध्य प्रदेश के विधायक निधि और स्वेच्छानुदान विधि की निधि है उसको बढ़ाने की मांग लगातार कर रहे थे। 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ मध्य प्रदेश के विधायकों की जो विधायक निधि है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करने का ऐलान किया है, यानी कि एक बड़ी घोषणा इसको कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जो विधायक निधि अब तक 15 लाख रुपए हुआ करती थी स्वेच्छानुदान को लेकर, उसको भी बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया गया है, यानी कि 50 लाख रुपए की राशि विधायक अपनी इच्छा से किसी भी जरूरतमंद के लिए खर्च कर सकते हैं बिना किसी स्वीकृति के। ये अधिकार भी विधायकों को आज दिए गए हैं। लिहाजा बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं आज की गई हैं। ऐसा लगा कि इसी साल मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो और उसका आधार मध्य प्रदेश की सरकार तैयार करने वाली है, पर लेकिन इन घोषणाओं के जरिए प्रदेश की एक बड़ी आबादी को कवर करने की कोशिश की गई है, और 4 ऐसी बड़ी घोषणाओं के जरिए निश्चित तौर पर कहना होगा कि प्रदेश की जनता को तो इसका लाभ मिलेगा ही, पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो सदस्य थे, चाहे वो कांग्रेस के सदस्य हो या बीजेपी के सदस्य या दूसरे दल के सदस्य हो, वो भी मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद में काफी ज्यादा खुश नजर आए। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल के लिए। तो 4 बड़े ऐलान और इनके द्वारा लोगों को लाभ और साथ ही साथ आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में नंबर 5 के पास, गेट नंबर जो 5 है, वहां सुरक्षाकर्मी पुलिसकर्मियों ने पूर्व विधायक की गाड़ी से शराब की बोतलें जब्त की। ये गाड़ी पूर्व विधायक गिरिराज मंडलोई के रिश्तेदार की बताई जा रही। इस गाड़ी से इतनी शराब जब्त होना वैसे आबकारी एक्ट में कोई अपराध नहीं है, लेकिन विधानसभा सत्र के दौरान शराब प्रतिबंध के चलते पुलिस ने फिलहाल इसकी जांच शुरू कर दी है। जिस समय गाड़ी को पकड़ा गया उस समय पूर्व विधायक गाड़ी में सवार नहीं थे। शराब की 2 बोतल मिली हैं एक्साइज एक्ट के हिसाब से। चूंकि वैसे तो ये 2 बोतल कोई अपराध नहीं था, लेकिन चूंकि जिस जगह पे ये लेके आए हैं पूर्व विधायक जी की कोई रिलेटिव की गाड़ी है, उनकी खुद विधायक जी की गाड़ी खराब हो गई थी। विधानसभा के सत्र को देखते हुए जो भी गाड़ी इस तरह की वो हम तस्दीक करते, चेक करते, उसमें ये 2 बोतल मिली हैं। आगे तहकीकत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई बार हंगामे की स्थिति बनती दिखाई दी। कांग्रेस विधायकों ने आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं में अनियमितता को लेकर सवाल किए। कांग्रेस विधायक ने विधानसभा में बैगा जनजाति से जुड़ा मामला उठाया, जिसके जवाब से असंतुष्ट होकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। वहीं बीजेपी विधायक जसपाल सिंह जज्जी और कांग्रेस विधायकों ने गौशालाओं की दुर्दशा से जुड़ा मामला उठाया। इसे लेकर हंगामा भी हुआ। जवाब में सरकार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के जरिए गौशालाओं का संचालन किया जाता है। वहीं कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने सदन में आदिवासी छात्रवृत्ति मामले को उठाते हुए 1200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही आरोपियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। आदिवासियों के हित का जो राशि का जो आवंटन ये गैर आदिवासियों में आवंटन दी गई, इसके लिए हमने जांच की कार्रवाई की बात की है और इसी वजह से हमारे साथियों के साथ में हमने बहिर्गमन किया है। डिफॉल्टर किसानों के ऋण भी माफ करें। जो हमारी किसान ऋण माफी योजना थी, उस पूरी किसान ऋण माफी योजना के तहत जो भी बचे हुए किसान थे, जो भी पात्र किसान थे, उन सभी किसानों को ऋण माफी का लाभ दिया जाए। जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो परिकल्पना है और संकल्प है, उसको दोहराते हुए ये सुनिश्चित किया है कि हम जन कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं। समग्र विकास और समेकित विकास, समाज के हर वर्ग को
पूरी तरह से विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, यही हमारा लक्ष्य है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल समेत जिले के 1874 ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया, जिसमें अकेले जय आरोग्य अस्पताल से 370 सिलेंडर गायब हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। इस बारे में अस्पताल प्रबंधन ने FIR दर्ज करा दी है। इस घटना को अस्पताल के कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिए जाने की आशंका है। एक सूची समझी साजिश के तहत एक बड़ा घोटाला इसे बताया जा रहा है। ये मामला विधानसभा में भी उठा। विपक्ष ने सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी कैसे हो गए। अब इसी मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि बात केवल 341 ऑक्सीजन सिलेंडर की नहीं है, बल्कि कोरोना की दूसरी लहर में 1874 ऑक्सीजन सिलेंडर चुराए गए। विधानसभा में मामला गूंजा, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा केस ओपन कर जांच के लिए टीम बनाई है। ये अस्पताल से सिलेंडर चोरी होना बहुत ही नितांत गलत है। उनकी जांच होना चाहिए और जांच के लिए आदेश भी कर दिए हैं जिला सरकार ने। जिला के जो प्रभारी हैं हमारे तुलसी सिलावट जी ने, तो मैं समझता हूँ इसका निष्कर्ष निकलेगा। और इतना बड़ा एसेट जो है सरकार के कांख के नीचे से निकल जाता है और उनको जानकारी नहीं मिलती है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्कैम है। और स्कैम से बड़ी बात यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है। यदि वे अपने सिलेंडर ही बरामद नहीं करा पा रहे तो जनता क्या उम्मीद करे उनसे। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन से एक हमने 19-20 बिंदुओं की जानकारी मांगी है। वो जानकारी हमें कल तक प्राप्त नहीं हुई थी। वो जानकारी जब हमारे पास आ जाएगी तो उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ जुटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के हर मोर्चे और विभाग के लिए सदस्यता अभियान का लक्ष्य तय कर दिया। कमलनाथ की कोशिश है कि अगले चुनाव से पहले पार्टी हर वर्ग में अपनी पैठ बना ले। इसके लिए कांग्रेस कर्मचारी वर्ग को रिझाने की कोशिश में है। इसी क्रम में कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कर्मचारी कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। कमलनाथ ने कर्मचारियों को बताया कि बीजेपी सरकार ने उनके साथ किस तरीके से वायदा खिलाफी की, जबकि कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों की लड़ाई के लिए हर वक्त उनके साथ खड़ी रही। न सिर्फ कर्मचारी वर्ग, बल्कि कांग्रेस की कोशिश है कि प्रदेश के असंगठित श्रमिकों को भी कांग्रेस के झंडे तले लाया जाए। कमलनाथ ने असंगठित कामगार कांग्रेस की बैठक में प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया कि प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा असंगठित मजदूरों को पार्टी के साथ जोड़ा जाए। पंजाब से आए नतीजों से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब मध्य प्रदेश में जनहित के मुद्दे उठाने में जुट गई है और इसी क्रम में आपने ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले का घेराव किया। प्रदेश में फूटी कॉलोनी के लोग भी इसमें शामिल हुए। 7 दिन से फूटी कॉलोनी में बिजली कनेक्शन कटा हुआ है। बकाया बिजली बिल वाले और अवैध कनेक्शंस को लेकर ही काटा गया है। इसी को आम आदमी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया। कार्यकर्ताओं ने सर्किल के बिजली अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने ऊर्जा मंत्री के बंगले का घेराव कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में फूटी कॉलोनी की बिजली चालू नहीं होती तो आम आदमी पार्टी ऊर्जा मंत्री के बंगले की लाइट भी काट देगी। मूलभूत सुविधाएं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है और विगत 7 दिनों से उनकी लाइट कटी हुई है। लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री को 2 बार नोटिस भी दे दिया, शिकायत कर दी। उसके बाद भी इन लोगों की समस्याओं का जब समाधान नहीं हुआ तब आम आदमी पार्टी ने आज इनका घेराव किया है। देपालपुर के 24 अवतार मंदिर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का कथावाचन चल रहा है, जिसमें बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। विजयवर्गीय ने वहां पहुंचकर पूजा पाठ किया, भजन गाए। वहां मौजूद भक्त झूमते नजर आए। शिव महापुराण कथा के आयोजन में हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं चर्चा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये गुरुदेव की तपोस्थली है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा तीर्थ बनने वाला है। आदरणीय भाई साहब ने उस समय प्रशासन के खिलाफ बोला था, आदरणीय भाई साहब जो शिव गंगा आज मानव समुद्र में मैंने देखी। देपालपुर का ये स्थल मालवा की एक बहुत अच्छा धर्म क्षेत्र बनेगा, एक पुण्य भूमि बनेगा, क्योंकि परम पूज्य गुरु
जी ने नर्मदा जी के किनारे बैठकर बहुत साधना की और उनकी इच्छा यहाँ पर सार्थक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मेरी ओर से आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। भोपाल में पकड़े गए प्रतिबंधित संगठन जमात-ए मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को एटीएस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 28 मार्च तक के लिए 4 आतंकियों को एटीएस की रिमांड पर दे दिया है। भोपाल लोक अभियोजक के मुताबिक आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में जिहादी साहित्य और आतंकी गतिविधियों से जुड़ा सामान मिला है। टीम को बोरों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। भोपाल में रहकर आतंकी ऊपरी आदेशों का इंतजार किया करते थे। आतंकियों ने बात भी मान ली है कि भोपाल में कई लोगों के संपर्क में थे। निशातपुरा थाना क्षेत्र में कई लोगों को इन्होंने ये जिहादी सामग्री बांटी है। इतना ही नहीं, 4 आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। 14 दिनों तक एटीएस आतंकियों से पूछताछ करेगी। सूत्रों की माने तो जिन जिलों में नाम पूछताछ में सामने आए हैं वहाँ एटीएस की टीमें जा रही हैं। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जबलपुर रेंज में भी हाई अलर्ट है। जबलपुर रेंज के जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही। होटल्स में रुकने वालों के साथ किराएदारों को मकान देकर उनकी सूचना न देने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है, उनकी जांच होगी। अभी प्राइमरी फेसी 2 बिंदु मेन समझ में आया कि इन लोगों ने सहारनपुर से फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कराए हैं और भोपाल में अपने संगठन को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों से संपर्क किया है और उन लोगों को जिहादी पुस्तकें भी बांटी हैं। तो वो कौन लोग हैं जिनके संपर्क में आए हैं और किन किन को यहाँ पर संगठन फैलाने का प्रयास किया है, उन सब लोगों की पहचान की जानी है। जोन में 5 जिलों में हम बराबर तब से जैसे ही सूचना मिली थी तब से बराबर सर्चिंग चल रही है और एक घर को हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। पुलिस बीट वाइज बिल्कुल हर तरह से कार्रवाई है। जो भी संदिग्ध मिल रहा है तो पूछताछ भी की जा रही है। अभी हालांकि ऐसा कोई सामने नहीं आया है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं। भोपाल से एटीएस ने जिन 4 आतंकियों को पकड़ा, प्रारंभिक पूछताछ में उनका बांग्लादेशी होना पाया गया। ये 4 आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-ए मुजाहिदीन बांग्लादेश के सदस्य हैं। 4 आतंकी गतिविधियों के लिए एक बेस स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे ताकि भविष्य में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके। एटीएस डीआईजी के मुताबिक 4 आतंकियों के पास से 1000 पन्नों का दस्तावेज मिला है। इन पन्नों में हिंदी के साथ उर्दू और फारसी भाषा में जिहादी मजहबी विवादित साहित्य का जिक्र है। कुछ बैंक अकाउंट्स मिले हैं जिसकी फंडिंग की जांच हो रही है। तफ्तीश के लिए एसआईटी गठित कर दी गई, टीम इसकी जांच कर रही है। बेस स्लीपर बनाने के लिए आतंकियों ने मध्य प्रदेश के साथ कुछ अन्य राज्यों के लोगों से संपर्क किया था। उनके मददगार कौन हैं, लोकल स्तर पर कौन उनको मदद दे रहा था, इन सब के बारे में पूछताछ में पता लगा जाएगा। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम एसआईटी भी बना रहे हैं। एमपी में सभी जगह पर अलर्ट किया हुआ है और इस तरह के जो भी संदिग्ध लोग होंगे उनकी पहचान और पूछताछ और जानकारी एकत्रित करने का सभी थानों को कहा गया है। और चलिए अब देखते हैं इस वक्त की बिग न्यूज। देश में 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी। साथ ही कहा कि 60+ आयु वर्ग के सभी लोग अब प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे, जिसके लिए टीकाकरण के लिए बनी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने इस आयु वर्ग के लिए सिफारिश की है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। विपक्ष ने सरकार से मांग की कि बजट प्रस्तावों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल लोकसभा राज्यसभा में यूक्रेन पर बयान देंगे, जिसमें यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों और पढ़ाई के लिए गए छात्र छात्राओं का जिक्र हो सकता है। बता दें आपको, सदन शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने इस विषय पर सरकार से चर्चा की मांग की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक लगभग 5 घंटे से ज्यादा समय चली। सभी ने एक मत से तय किया कि हमको न केवल सोनिया गांधी जी के नेतृत्व पर और अपनी पार्टी की लीडरशिप पर पूरा भरोसा है। फरवरी में देश के निर्यात में 25.1% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि व्यापार घाटा 20.88 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, रसायनों जैसे क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के साथ ही देश का निर्यात फरवरी में
25.1% बढ़कर 34.57 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। दुनिया भर में देशों को कोरोना महामारी की चपेट में लाने वाले चीन में इन दिनों संक्रमण ने एक बार फिर तबाही मचाई है। चीन के 3 शहरों में लॉकडाउन लागू है। लोगों को इमरजेंसी अलर्ट के बाद घरों में रहने के आदेश दिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।